Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 1st of November 2021, Monday. Inspiration of the day is never let the fear of striking out keep you from playing the game. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. Economy takes formal leave as informal shrinks. So the share of informal sector into Indian economy has fallen drastically to 15 to 20%. 15 से 20% का फॉल देखने को मिला है किसमें? इनफॉर्मल सेक्टर में. इनफॉर्मल सेक्टर is the part of any economy that is neither taxed nor monitored by any form of government. So we call it informal sector. And as per the SBI research or one report or study by SBI research, the contribution of informal sector in Indian economy has fallen drastically. It has fallen up to 20%. And why this particular contribution of informal sector has been fallen? As per the SBI research, digitization and the rapidly expanding gig economy has actually impacted the informal sector, and number of business organization, number of small and medium sized units or enterprises actually came into the mainstream or formal sector through different sort of registration process. और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? जो बेसिकली किसी भी तरह से गवर्नमेंट से मॉनिटर नहीं होते हैं और ना ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. लेकिन डिजिटलाइजेशन ने और गिग इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि मेन इकोनॉमिक फ्लो में आ गए हैं, या हम इसको बोल सकते हैं फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. क्योंकि अगर आपको कोई भी डिजिटलाइजेशन की सर्विस अवेल करनी है तो उस केस में यू हैव टू बी रजिस्टर्ड, चाहे वो कोई पेमेंट एप्लीकेशन हो या कोई लॉजिस्टिक एप्लीकेशन हो. And the moment individual company get registered, they come into the purview of government or governance. तो 2021 में 52.4%, 52.4% से 20% का डिक्रीज देखा गया है in terms of share of informal sector into Indian economy. And currently the informal economy is possibly at maximum 15 to 20% of the gross value addition or gross value added as per one चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ एसबीआई. और यही शेयर जो आज 15 से 20% तक श्रिंक कर गया है, यही शेयर 2012 यानी फाइनेंशियल ईयर 2012 में 53.9 था, 53.9 था एज पर एसबीआई रिसर्च. और इसका सीधा सीधा जो रीज़न दिया है कि इकोनॉमी क्यों फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है, इसका अगर हमें बोलें कि इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के जीडीपी में, इंडिया के जीवीए में, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जो इकोनॉमी है दैट इज़ बीइंग फॉर्मलाइज. क्योंकि जो बहुत सारे सेक्टर जो गवर्नमेंट के पर्व्यू में नहीं थे, टैक्स नहीं पे करते थे, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता था कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल भी रही हैं, रन भी कर रही. नाउ दे आर कमिंग इनटू द मेन लाइन एंड formal process. So such formalization of the economy crawled between financial year 12 to financial year 18. बट जो इसने स्पीड गैदर करी फॉर्मलाइजेशन की, जब स्पीड आई वो आई बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2018 से फाइनेंशियल ईयर 2021 तक. एंड वन ऑफ द मेन रीजन इफ यू अंडरस्टैंड दिस वाज द जीएसटी एंड डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, और वी कैन से डिमोनेटाइजेशन, जिसकी वजह से इंडिया में डिजिटलाइजेशन या डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ. और कोविड की सिचुएशन ने तो इस तरह के पेमेंट एप्लीकेशन को और ज़्यादा और पेमेंट टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा प्रमोट किया है. तो एज पर द एसबीआई रिसर्च, दिस पर्टिकुलर पीरियड वाज द पीरियड दैट हैज़ विटनेस द major or the fastest growth of the formalization of the economy, or fast pace of the formalization of the economy in comparison to the previous years. But यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक है. As per the chief economist of CARE rating, maybe the employment approach to the formalization has yielded these results. हो सकता है कि जो formalization हो रहा है इकोनॉमी का, इसके कुछ इम्पैक्ट हो, कुछ आउटकम हो. लेकिन हम अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अभी देखें इंडियन इकोनॉमी का, तो इन टर्म्स ऑफ आउटपुट
अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट अभी भी जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका ज़्यादा है, 40 to 45% आउटपुट जो आ रहा है इंडियन इकोनॉमी में दैट कम्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर. And as per the one other economist, the large and formal players are actually gaining at the cost of smaller and less formal entities into various sector. हमेशा से ये कहा भी गया है, it is not the first time that any economist is commenting on this issue. कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दे एक्चुअली टैप द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ द स्मॉल एंड लेस फॉर्मल एंटिटीज, और जो बेनिफिट उन्हें मिलने चाहिए उस बेनिफिट चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इधर इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी वो उसको टैप कर लेते हैं. तो इसको लेकर भी कई बार कमेंट किया था क्योंकि जो स्मॉलर एंटिटीज़ हैं दे वांट प्रोटेक्शन. अगर गवर्नमेंट के साइड से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट एक्सप्लॉइटेड बाय लार्ज एंड फॉर्मल प्लेयर्स. और ये जो टेंडेंसी है दैट कैन बी सीन थ्रू डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर एज पर वन चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. जैसे कि डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, कंपनीज की परफॉर्मेंस में जिस तरह से डिस्पैरिटी है इन स्टॉक मार्केट, robust growth in direct tax collection and improved business sentiments, all these are actually displaying that still smaller and less formal entities are actually needed to be more protected. तो ओवरऑल इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि भले इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर हम आउटपुट की बात करें तो अभी भी आउटपुट के टर्म्स में इनफॉर्मल सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली. और जो एसबीआई की रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो हाउस होल्ड हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे लेस फॉर्मल सेक्टर्स में, अगर हम देखें अपने डे टू डे लाइफ में तो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बेसिकली हम इनफॉर्मल सेक्टर से ही उन सर्विसेज को उन गुड्स को अवेल करते हैं. तो डिपेंडेंसी जो है हाउस होल्ड की वो इनफॉर्मल सेक्टर पर ज़्यादा है. और ये जो रिपोर्ट में आया ये इसलिए भी आ सकता है क्योंकि इंडिविजुअल की जो हाउस होल्ड की जो डिपेंडेंसी है या बोल सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से जो उनकी बाइंग है जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, मे बी बिकॉज ऑफ द इनकम अनसर्टनिटी. तो ये इनकम अनसर्टनिटी का ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है रादर देन फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है. हाउ एवर आई एम नॉट गोइंग टू डील दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इन वेरी मच डिटेल, बट येस, it is one of the significant research reports, so I thought you must be aware about this report. And India's GVA declined 3% in terms of the current price, but largest informal sector, कौन सा है हमारा largest informal sector? Agriculture and allied, that has grew approximately 6.6% in financial year 21. If you remember, हमने डिस्कस भी कई बार किया है कि पैंडमिक ईयर में financial year 21 जो कि पैंडमिक ईयर था, फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, उस वेव में सारे सेक्टर मीन्स चाहे वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर रहा हो चाहे वो हमारा टर्शरी सेक्टर रहा हो, इन दोनों ही सेक्टर में प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस मीन्स सर्विस, टर्शरी मीन्स सर्विस सेक्टर. तो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, एवरी अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वॉज कॉन्ट्रैक्टेड. तो केवल एग्रीकल्चर के केस में हमें 4% अप्रॉक्सीमेटली 4% की ग्रोथ देखने को मिली थी. तो यही कहना है इकोनॉमिस्ट का कि अगर आप बात कर रहे हैं जीवीए की तो जीवीए ऑलरेडी 3% तक डिक्लाइन हुआ है, और अगर फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो मे बी इकोनॉमी जो है वो फॉर्मलाइज ज़्यादा हुई है, लेकिन अभी भी जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है इनफॉर्मल सेक्टर का इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वो सिग्निफिकेंट है, और जो कि हम सीधे फाइनेंशियल ईयर 21 के डेटा से देख सकते हैं, जबकि हमारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर वॉज और वर एट अ नेगेटिव टेरिटरी ऑफ द ग्रोथ. ओनली अलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर हैज शोन द पॉजिटिव डेवलपमेंट और पॉजिटिव ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 21. So still as per the SBI research report, formalization has picked up, but yes, economists are actually having the divergent view on it. And this is the share of informal economy across the sector in terms of GVA percentage. तो हम देख सकते हैं दिस डेटा इज फ्रॉम SBI रिसर्च. तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस. तो इनका 2012 फाइनेंशियल ईयर 2012 और फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना कितना शेयर था इनफॉर्मल सेक्टर का
इन इंडियन इकोनॉमी, और वो कितना रिड्यूस हुआ, किस केस में बढ़ा, किस केस में वो रिड्यूस हुआ. दिस डेटा इज फ्रॉम SBI रिसर्च रिपोर्ट, एंड स्टडी एस्टिमेटेड दैट approximately 114 million tax paying household or 8.5% of the population contributed to rupees 75 trillion or 65% to the private final consumption or expenditure. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द SBI रिसर्च रिपोर्ट, एंड इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर न्यूज़ में. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4. राइडिंग ऑन 450 गीगावाट, इंडिया टू सीक $CO2 स्पेस. जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक क्लियर डिवाइड देखने को मिलता है डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ के बीच में. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट या मॉन्ट्रियल में या किसी भी क्लाइमेट या इन्वायरमेंट रिलेटेड कन्वेंशन में ऐसा देखने को मिलता है. आप किसी भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फोरम में अगर आप देखें, इंटरनेशनल फोरम में जहाँ पर मल्टी गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, देयर इज अ क्लियर डिवाइड बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी. So the global climate conference that is going to be held soon, or in short we call it COP26. As per the news, this COP26 is going to see the clear divide between the developed and developing country, with the latter holding the global north accountable for climate financing and the developed countries expecting the headline climate commitment from them in return. तो अगर सीधी सीधी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ तो बात यह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी डेवलप हो रहे हैं, जो डेवलप नहीं हुए हैं, उनका ये हमेशा से एलिगेशन रहता है क्लाइमेट जितने भी कन्वेंशन होते हैं उसमें, कि जो डेवलप नेशंस हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट को ऑलरेडी इतना डिग्रेड कर दिया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास स्पेस बचा ही नहीं है. अब डेवलप कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं? दे आर पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द कार्बन एमिशन or other types of emission in order to restrict the development pace of the emerging economy or the developing economy. तो developing economies का यही कहना है कि आज आप जितने भी इकोलॉजिकल और क्लाइमेट रिलेटेड कन्वेंशंस कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, ये आपने 100 साल पहले क्लाइमेट को इतना नुकसान पहुंचा दिया है ऑलरेडी. आप तो डेवलप हो चुके हैं वो सारी कॉस्ट पर. अब आप जो है वो डेवलपिंग नेशन जो अब डेवलप हो रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और आप उनसे ये कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट मत करिए, आप इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ मत करिए जिससे कि कार्बन एमिशन हो, जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान हो. तो ठीक है, इस बात पर भी डेवलपिंग कंट्रीज आर एग्री, पर उनका ये कहना है, कई बार उनका ये फोरम में कहना होता है कि हमें सपोर्ट करिए थ्रू ग्रीनर टेक्नोलॉजी. You are the developed nations. You have already degraded the environment as much as you can. Now it is a time for you to fund our technology, our technological development, our economic growth in such a manner so that we can develop ourselves on one hand, as well as there is a lowest or there is a minimum impact on ecology, minimum impact on climate or environment as per this developing notions, डेवलपिंग कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू. और यही क्लियर डिवाइड COP में भी देखने को मिलता है, और इस बार भी एज पर द न्यूज़ ये जो डिवाइड है ये देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो अगर हम देखें नॉर्थ की बात करें, इंडिया इकोनॉमी के वाइज भी बोलते हैं नॉर्थ कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे न्यूज़ चैनल्स में भी और न्यूज़पेपर्स में भी. तो इसका बेसिक मतलब ये है कि वी सी तो जो नॉर्थ साइड में जो भी कंट्रीज हैं, दे आर मोर डेवलप इन कंपैरिजन टू द साउथ साइड ऑफ द ग्लोब. तो होता क्या है कि इसको कभी नॉर्थ साउथ में भी इंडिकेट किया जाता है, कभी थर्ड वर्ल्ड के फॉर्म में भी कि दिस इज द थर्ड वर्ल्ड मीन्स ऑल अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज. तो क्या इस बार एंटिसिपेट कर रहे हैं जो एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि इस बार भी क्लियर डिवाइड देखने को मिलेगा. कैसे? क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं दे विल होल्ड द ग्लोबल नॉर्थ अकाउंटेबल फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड द डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपेक्टिंग हेडलाइन क्लाइमेट कमिटमेंट फ्रॉम देम इन रिटर्न. डेवलप कंट्रीज जो हैं वो फिर से रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, वो ये एंटिसिपेट करेंगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो इस समय ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा इन्वायरमेंट को ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है उनके डेवलपमेंट से, वो कंट्रीज हायर कमिटमेंट करें फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो डेवलप वंस हैं दे प्रोवाइड मोर फंड्स, मोर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे शुड ऑल्सो ट्राई टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशन. तो जो ये क्लियर डिवाइड है ये देखने को मिलेगा डेवलपिंग और डेवलप नेशंस में इन COP26. हालांकि
नेट ज़ीरो जो है वो अभी भी की थीम रहेगी COP26 में। नेट ज़ीरो ट्रैकर पोर्टल बाई एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट। तो एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक पोर्टल डेवलप किया है, दैट इज़ अ नेट ज़ीरो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर किया है। बेसिकली यहाँ पर 135 कंट्रीज जो बेसिकली COP26 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। 135 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड का 62% पॉपुलेशन कवर है, जिन कवर करते हैं, उनके जो भी एमिशन है उनको मॉनिटर करेगी और उनको ये टारगेट देगी कि वो नेट ज़ीरो एमिशन करें। नेट ज़ीरो मीन्स कार्बन का जो एमिशन है, CO2 का जो एमिशन है एनवायरनमेंट में थ्रू देयर टेक्नोलॉजीज, वो नेट ज़ीरो हो। नेट ज़ीरो मीन्स अगर वो कुछ एमिशन कर रहे हैं तो वो कुछ एनवायरनमेंट को, अगर वो 20 फॉर एग्जाम्पल अगर वो 20 यूनिट्स का एमिशन कर रहे हैं तो वो इस तरह की टेक्नोलॉजी करें कि जो 20 यूनिट एमिट हो रही है वो वापस से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के फॉर्म में टैप हो जाए। इट मीन्स जितना नुकसान आप कर रहे हैं उतना ही फ़ायदा, तो जो नेट एमिशन आएगा दैट विल बी ज़ीरो। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको इन नेट ज़ीरो का कंसेप्ट बताया, अदरवाइज इट इज़ लिटिल ट्रिकी, बट दैट इज़ नॉट हाईली रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड हेयर। तो नेट ज़ीरो का कंसेप्ट है कि जितना आप एमिशन कर रहे हैं उस एमिशन को आप टैप करिए या उस एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करिए अप टू ज़ीरो। जितना एमिशन उतना यूजेस कार्बन या CO2 का आप करें, जिससे कि जो नेट एमिशन आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। हालांकि इसमें एक और कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है कार्बन ट्रेडिंग का, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ कार्बन ट्रेडिंग, है क्या एक्चुअली कार्बन ट्रेडिंग। लेकिन अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर नेट ज़ीरो ट्रैकर पोर्टल की, तो 135 कंट्रीज़ जो कि इस चीज़ के लिए कमिटेड हैं, और इसके अलावा 617 प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने डिक्लेयर किया है दैट दे आर गोइंग टू हैव द नेट ज़ीरो टारगेट, उनको ट्रैक करेगा ये पोर्टल और उनके कमिटमेंट को, उनके एक्शंस को मॉनिटर करेगा। एंड इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ देम एंड फेसेस प्रेशर फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड टू डिक्लेयर द नेट टारगेट ज़ीरो। माइंडेड स्टूडेंट, यहाँ पर आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। इंडिया इन कंट्रीज़ में से नहीं है। इंडिया ने अभी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि इंडिया का जो कार्बन एमिशन होगा वो नेट ज़ीरो होगा। इंडिया का ये कहना है कि वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, सो वी रिक्वायर फाइनेंस, वी रिक्वायर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज सो दैट वी कैन अचीव नेट ज़ीरो। Unless developed countries are not providing us the support, we will not be able to achieve this, because we cannot compromise with our development. We have the largest population in the world. We need to feed them. We need to provide them employment. So restriction on carbon emitted technology may put restriction on the development based on Indian economy, and that is why India has not declared net zero target for any year. And the International Energy Agency IEA Energy Review 2021 noted that emerging markets and developing economies are now account for more than 2/3 of the global एमिशन। तो IEA का कहना है कि 2/3 जो ग्लोबल एमिशन हो रहा है वो इस समय इमर्जिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी से हो रहा है। वाइल द एमिशन इन एडवांस इकोनॉमीज आर इन स्ट्रक्चरल डिक्लाइन डिस्पाइट एन एंटिसिपेटेड 4% रिबाउंड इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो यही डिवाइड हमेशा से रहता है। डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं कि हम रिडक्शन कर रहे हैं, हमारा जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ ये कहते हैं कि आपने पहले इतना ऑलरेडी कर रखा है, आप डेवलप हो चुके हैं, अब आप हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। तो इसको लेकर के हमेशा से डिवाइड चलता रहा है, बट स्टिल इस पर्टिकुलर COP23 में भी यही इशू वापस से रेज होंगे। कार्बन एमिशन फेल बाय रिकॉर्ड 5.8% ड्यूरिंग द पैंडेमिक 2021 एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बट यस, उसका रीज़न ये नहीं था कि कंट्रीज ने कोई मेजर स्टेप लिए हैं एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इम्पैक्ट, जिसकी वजह से इकोनॉमी सफ़र कर रही थी, लॉकडाउन थे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद थी, जिसकी वजह से ये कार्बन एमिशन का रिडक्शन देखा गया फाइनेंशियल ईयर 2020 में। दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनी known or deliberate efforts. So this is all about the per capita greenhouse gas emission as per financial year 2008 to 2018. And this is the position of India. Now you can say where India is standing. हालांकि 2008 के कंपैरिजन में 2018 तक इंडिया का एमिशन बढ़ा है। और अगर आप देखें चाइना, US, रशिया, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, द डेवलप्ड वन, they have actually gone for more greenhouse gas emission in comparison to the India. In spite of that,
they are putting pressure on India for reducing its carbon emission. और कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है जिसका भी ऑल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है. हमें उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना ही पड़ेगा. जैसे अगर हम बोलें एनर्जी सेक्टर में, अगर हम कोल को यूज़ नहीं करेंगे तो एनर्जी की हमारे पास अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि हम कंट्री की नीड को सेटिस्फाई कर पाएँ. एंड वी ऑल नो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. और किसी भी इकोनॉमी के लिए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. So this is all about the per capita CHC emission in comparison to the other countries. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5. PSB will revise accountability for staffs on NPA. सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी ऐसे लोन्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनसे ना ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट आ रहा है, जिससे किसी भी तरह की इनकम जनरेट नहीं हो रही बैंक्स को, उनको हम बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सिंप्लीफाइड फॉर्म में बैंक के लिए एसेट क्या होते हैं? लोन. तो अगर हम बोल रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मींस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, ऐसे लोन्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो कि इनकम जनरेट नहीं कर रहे, जो भी किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे. बैंक्स के लिए लोन्स हैं ही होते हैं जो कि वो लोन्स लेंड कर रहे हैं, जो पैसा देते हैं वही उनका इनकम का सोर्स होता है. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस समय NPA की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि ये पैंडमिक की वजह से है. अगर हम प्री पैंडमिक का टाइम भी देखें तो उस समय भी बैंकिंग सेक्टर वॉज क्वाइट अफेक्टेड बाई NPAs. तो आफ्टर प्री पैंडमिक क्या हम बोल सकते हैं, अब रिकवरी की फेज चुकी इंडियन इकोनॉमी में आ चुकी है. तो जो RBI हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दे आर टेकिंग डिफरेंट मेजर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द NPA, इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द NPA, जो कि हमने रिसेंटली कई बार डिस्कस भी किया न्यूज़ में कि कैपिटलाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट NPA को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, या बैंक की जो बुक वैल्यू है उसको इम्प्रूव करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग बैंक्स कर रहे हैं. रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छे अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट का जो लोन है जो बेसिकली हाउस होल्ड से बिलोंग करता है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग होगी. तो इस तरह के कई सारे मेजर्स RBI, फाइनेंशियल बॉडीज़, कमर्शियल बैंक्स ले रहे हैं. उनमें से आज का एक भी मेजर है, अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे विल इम्प्लीमेंट द कॉमन स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी. किस लिए? For all loan accounts up to 50 crores excluding the fraud accounts which are turning into non-performing assets on after financial year 22. तो अगले साल से जो भी 50 करोड़ तक के लोन होंगे जो लैंडिंग करते हैं, बैंक मैनेजर्स लैंड करते हैं, उनके लिए मैनेजर्स की जिम्मेदारी होगी. जो ऑफिसर लैंड करेगा, जो ऑफिसर लोन को प्रोसेस करेगा, पास करेगा, साइन करेगा, सैंक्शन करेगा, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और स्टाफ विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर लोन अकाउंट. एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर द कॉमन अप्रोच अक्रॉस द स्टेट ओन बैंक. अब इस न्यूज़ को समझने के लिए कि ये कैसे काम करेगा, आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि एक्चुअली जो लोन की प्रोसेस है वो बैंक्स में कैसे होती है. एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अगर आपकी मैनेजर से जान पहचान है तो आप जाकर के ईजिली लोन ले सकते हैं, आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा. अदरवाइज क्या होता है, यू हैव टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर और लेंदी प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पर बैंक ये इंश्योर करता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इतनी है कि आपको लोन दिया जाए. तो कई सारे डॉक्यूमेंट, आपका ITR मांगा जाता है, आपके इनकम स्टेटमेंट मांगे जाते हैं, बैंक्स की डिटेल मांगी जाती हैं, बैंक्स का स्टेटमेंट मांगा जाता है कि आपने पिछले साल कितना खर्च किया, आपके में कितनी सेविंग है, वेदर यू विल बी एबल टू रीपे दैट लोन और नॉट. कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी बैंक मैनेजर से हमारी जान पहचान है तो हम सिंपली कुछ प्रोसेस को लूजन कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंटेशन कम कर देते हैं. और मैनेजर्स जो होते हैं वो बोलते हैं हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, इमेजिन इन केस वी आर गिविंग यू लोन एज अ 100 रुपी, आप मुझे 10 रुपये का कमीशन दीजिए, लेटर ऑन आपको मैं डिफ़ॉल्ट प्रूव कर दूंगा, वो आपका पूरा 90% का जो लोन है वो 90 रुपीज़ का वो वापस हो जाएगा, वो माफ़ हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली कैपिटलाइजेशन करेगी ही. बहुत सारी ये जस्ट आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ कॉमन टेंडेंसी, बट यस इसी तरह से करप्शन होता है. हायर लेवल पे भी इसी तरीके से करप्शन होता है. जब कभी किसी बड़े इंस्टीट्यूट को, फॉर्म्स को, कॉर्पोरेट को जब लोन लेना होता है तो कोलोजियम फॉर्म होता है, बोल सकते हैं कंसोर्शियम फॉर्म होता है कई सारे बैंक्स का, जो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर फॉर्म को, जो ABC फॉर्म है या जो फॉर्म है उसको लोन देना है मे बी 20,000 करोड़ का. तो किसी सिंगल बैंक के पास इतना अमाउंट नहीं होता, कोई भी सिंगल बैंक इतना एक्सपोजर नहीं लेता बिकॉज ऑफ द रिस्की वेंचर. तो वो कोलोजियम फॉर्म करते हैं, 3-4 बैंक आपस में मिलकर कमेटी फॉर्म करते हैं. वो कमेटी डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट फॉर्म कि 20,000 करोड़ का लोन सैंक्शन करना है कि नहीं. होता क्या है, जो कमेटी होती है दैट इज हेडेड बाय द पॉलिटिकल मास्टर्स.
और ये पॉलिटिकल मास्टर प्रेशराइज करते हैं बैंक्स को किस पर्टिकुलर फॉर्म को लोन दिया जाए. सो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर these particular committees or the groups or board of directors, whatever you call it, they succumb and they lend the loan in spite of knowing that there is a high chances that this firm may get default. क्योंकि जो इस तरह से इसकी फाइनेंशियल बुक है, परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए कमेटी जानती है कि ये हो सकता है, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये 20,000 करोड़ पे ये लोन कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी. लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर दे नीड टू सकम और वो दे देते हैं, वो लोन सेंक्शन कर देते हैं इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट दिस पर्टिकुलर फर्म इज़ नॉट क्रेडिबल एनफ. इसके बाद की भी कई सारी स्टोरीज़ हैं, कई सारे टेक्टिक्स हैं, वो अब कभी हम आपसे और डिस्कस करेंगे, जहाँ पर फर्म्स जो हैं 20,000 करोड़ का लोन लेने के बाद डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, वो कंपनी बिकती है, बाद में उसी की दूसरी कंपनी उस कंपनी को खरीद लेती है विद लेस प्राइस, तो लोन भी माफ़ हो जाता है और वो फर्म भी उसकी हो जाती है विद लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कई सारे इसमें गेम्स खेले जाते हैं, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर. तो इसी चीज़ों को, करप्ट प्रैक्टिसेस को रिमूव करने के लिए नाउ स्टेट ओन्ड बैंक्स आर डीलिंग विद द स्टाफ अकाउंटेबिलिटी. कि अगर आपने किसी को लोन दिया, इफ़ यू आर बिकमिंग गारंटर, इफ़ यू आर सेंक्शनिंग एनी लोन, अगर आप अथॉरिटी हैं, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लोन. 50 करोड़ तक के जो लोन हैं उनके लिए आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सब जो बड़े लोन होते हैं वो कमेटी सेंक्शन करते हैं, कोई इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी से सेंक्शन नहीं करता. एंड दैट इज़ वाई ऑल स्टेट ओन्ड बैंक्स आर एक्चुअली डीलिंग विद द staff accountability for accounts becoming NPA and the save employees for undue hardship. And as per the finance ministry, जितनी भी जो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं वो जल्दी ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अनाउंस कर दी जाएंगी. एंड बैंक्स हैव टू रिवाइज देयर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी बेस्ड ऑन दीज ब्रॉड गाइडलाइंस एंड फ्रेम द प्रोसीजर विद द अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स. हालांकि क्या गाइडलाइंस रहेंगी, डिटेल गाइडलाइंस कैसी रहेंगी, कैसे एम्प्लॉयज़ को भी सेव किया जाएगा, दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन, दिस पर्टिकुलर अप्रोच में भी रिस्की फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो. फिर इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो हैं, जो स्टाफ हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो जिनके पास सेंक्शन की अथॉरिटी है, वो सेंक्शन ही नहीं करेंगे. इवन जो जेन्युइन लोन है उनको भी सेंक्शन नहीं किया जाएगा. तो दोनों ही अप्रोच को देखते हुए गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली ड्राफ्टिंग दिस पर्टिकुलर प्रपोजल और दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन. और इसमें पनिटिव एक्शन या जो अदर तरह के फ़ाइन हैं, जो अदर तरह के पनिशमेंट हैं, उनको भी लाने की बात करी जा रही है. अगर कोई भी ऑफिसर पाया गया कि उसने मेलाफाइड इंटेंशन से बैंक को नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से एक ऐसे इंडिविजुअल को लोन दिया जिसकी क्लियर विजिबिलिटी थी कि वो डिफ़ॉल्ट है, एक के बैंक के केस में वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, फिर भी आपने उसको लोन किया, जैसे कि नीरव मोदी के केस में हुआ था. तो उसके बाद भी अगर कोई ऑफिसर इन्वॉल्व माना जाता है तो वो लोन सेक्शन करता है. दैट देयर मे बी द चांसेस और मे बी द आर्टिकल्स और द सेंक्शन और द प्रोविजन ऑफ पनिटिव एक्शन अगेंस्ट दोज ऑफिसर. हालांकि इसका एक ये भी पहलू है कि प्रोटेक्शन भी देना है ऑफिसर्स को कि वो किसी भी तरह के डिसीजन लेने से पहले वो एक सेफ और बोनाफाइड फॉर्म में एक्ट करें. सो देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट द पीपल टेकिंग बोनाफाइड बिजनेस डिसीजंस इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एज पर द IBA. तो स्टेक होल्डर्स के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है इस प्रपोजल को लेकर के. हालांकि गवर्नमेंट क्लियर है और बैंक्स भी इस बात को क्लियर है कि अब स्टाफ अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी. बैंक्स विद द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड में डिसाइड ऑन थ्रेशोल्ड टू 10 लाख और 20 लाख डिपेंडिंग ऑन द देयर बिजनेस साइज. तो 50 करोड़ का एक लोन, एक ओवरऑल एक ब्रॉड थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट सेट कर सकती है, लेकिन बैंक्स कैन रिवाइज दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एज पर देयर कन्वीनियंस. So this is going to change the lending function very abruptly if this proposal get implemented. और definitely retrospective form में नहीं होगा, it will be from next financial year. अब देख लेते हैं some other news clips. Apple Inc. India revenue doubled to $3.3 billion. So Apple जो कंपनी है उसका जो इंडियन रेवेन्यू है वो डबल हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द एस्टिमेट्स, जो कि बढ़ के $3.3 बिलियन तक पहुंच चुका है. जबकि पैंडेमिक में जहां पर बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं, कंपनीज है, दे आर सफरिंग फॉर प्रॉफिट, दे आर सफरिंग फ्रॉम गेटिंग enough revenue, Apple's profit double in financial year 21, and that is based on the period between October 2022 September 21, and this assessment is based on the earning call on capital Apple's financial results for financial year 21's fourth quarter that has announced last week. और अगर सेग्रीगेशन की बात करें तो जो 60% रिवेन्यू है एप्पल का वो इंडिया से जो आता है उसमें 60% दैट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द सेल ऑफ आईफोन.
और ग्लोबल एवरेज से अगर इसको कंपेयर करें तो ग्लोबली 52% जो टोटल रिवेन्यू होता है उसका 52% केवल आईफोन से आता है, रिमेनिंग फ्रॉम द आईपैड और लैपटॉप। तो इंडिया के केस में आईफोन का जो शेयर है वो ज़्यादा है in terms of revenue. And India's value share of iPhone has just crossed over 1% of Apple's total phone sale. So this is all about Apple. Now let us look into the next clip. L&T Infrabiz loses ground to IT. So L&T, that India's one of the biggest conglomerates, still describe itself as an engineering and infrastructure company. But the Mumbai-based company is largely dependent on its IT and technology services subsidiaries such as L&T Infotech, L&T Technology, Mind ट्री टू ग्रो इट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। एल&टी की जब भी हम सुनते हैं हमें क्या लगता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनीज है। बट अगर एल&टी का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर देखा जाए तो एल&टी का जो प्रॉफिट आ रहा है, जो उसका रिवेन्यू, जो मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज एक्चुअली जनरेटिंग फ्रॉम इस technology based services subsidiaries just like L&T Infotech Technology, Mindtree, इनसे। So infrastructure segment revenue have been stagnant for close to 5 years। और infrastructure जो मेन कंपनी है L&T की, उसका revenue generation जो है वो पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, जबकि जो IT बिजनेस है L&T का वो ग्रो कर रहा है, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिवेन्यू फॉर कंप्लीट L&T group। And the defense engineering business has grown slightly in recent years, but yes, it accounts for 2.4% of L&T solicited or consolidated revenue and remain too small to move the needle at the consolidated level। तो जिस नाम से हम कंपनी को जानते हैं कि इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो बिजनेस सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स द रिवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। G20 agrees to strengthen WHO on EUAs फॉर कोविड जैप। तो G20 जो कंट्रीज हैं, लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, ये सारे एग्री हुए हैं कि WHO वुड बी स्ट्रेंथनिंग टू फास्ट ट्रैक द प्रोसेस फॉर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो कंट्रीज़ का ये कहना है, G20 कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका ये कहना है कि जिस समय कोविड की सिचुएशन को देखते हुए जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिस्क्राइब कर रखी है, जो सेट कर रखी, उसको थोड़ा सा लिबरलाइज, थोड़ा सा लीनियन करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूवल मिल सके और जल्दी से जल्दी जो कंप्लीट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो वैक्सीनेटेड हो सके, और जो एक अनसर्टनिटी बनी हुई है कोविड को लेकर के, थर्ड वेव को लेकर के, वो मिटिगेट हो सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रिटेलर्स सी हाउ सेल्स हिटिंग न्यू पीक इन 2 years। तो 2 साल के बाद, पैंडेमिक के बाद से, और इवन प्री पैंडेमिक का भी पीरियड हम थोड़ा सा ले लें, तो उसके बाद से फाइनली रियल स्टेट में जो होम ओनरशिप है उसके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। जो रेजिडेंशियल हाउसिंग सेल है वो अब बढ़ रही है, जिसकी वजह से नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों से रियल स्टेट की बात करें तो रियल स्टेट इज़ इन वेरी डोल्ट्रम सिचुएशन इन इंडिया, लेकिन फाइनली 2 साल के बाद नाउ हाउस सेल्स आर हिटिंग द न्यू पीक। सो इसे ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पैंडेमिक के बाद से अब रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, मोर स्पेसिफिकली इन रियल स्टेट सेक्टर। और जिस तरह से जो हाउस होल्ड रेजिडेंशियल हाउसेस की सेल हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, इट्स लाइकली टू हिट अ न्यू पीक इन फाइनेंशियल ईयर 2023। और यही अगर स्पेस कंटिन्यू रहा तो 2023 तक आते आते एक नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द रियल स्टेट और housing sale registration or housing sales number। And this is the data that we can see residential launches and sale till Q3 of financial year 21। And definitely do not need to remember this data, you can just have the glimpse in order to understand how this real estate sector is actually getting hiccups। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.